बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हैं समीर चगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ब्रेक से पहले एसआईआर के डर से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद बता कर कि हम बांग्लादेशी हम भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ और बांग्लादेश जाना चाहते हैं, आपने देखा। लेकिन एक मैं आपको अलग एसआईआर की कहानी बताता हूँ। एक पॉलिटिकल एसआईआर ये हो रहा है कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी समझे जाने वाले एक मंत्री और कई विधायक कल गुरुवार को दिल्ली आ गए, और माना जा रहा है कि दिल्ली में इन्होंने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की और मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। खबर तो ये बता रही है कि इनकी मुलाकात खड़गे साहब से हुई भी है। इसमें बहुत सारे लोग, कई विधायक आए हैं। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अभी अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यार आज ही शायद उनके 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। और वहां झगड़ा क्या था? 2.5 साल सिद्धरमैया साहब मुख्यमंत्री, 2.5 साल डीके शिव कुमार। ये किसी ने कागज पे लिख के नहीं दिया था, लेकिन ये सार्वजनिक जानकारी थी कि ऐसा आश्वासन डीके शिव कुमार को मिला था कि आपके पास अभी समय है। सिद्धरमैया जी की हो सकता है उनका अंतिम चुनाव ही हो, अभी उनको बन जाने दीजिए वैसे, और अब आगे जो है आपका वक्त आएगा। उनको पीसीसी का चीफ बना दिया गया था। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक गुरुवार को 6 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उन्होंने खुलकर डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की मांग रखी। कांग्रेस के अंदर सत्ता संतुलन का विवाद चल रहा है मई 2023 से। चुनाव के नतीजे आए, मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान हुई और दोनों ने दिल्ली की दौड़ लगाई। कोई सोनिया गांधी से मिला, कोई राहुल गांधी से मिला, और तब खबरें आई थी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और इस पर सहमति हो गई थी। डीके शिव कुमार ने 2.5 साल सब्र किया। अब पार्टी ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि तो की नहीं थी, और सिद्धरमैया अब उसी कार्ड को यूज कर रहे हैं। अब वो बार बार कहते हैं किसने कहा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि 2.5 साल मुझे रहना है। और वो तो खुलकर कहते हैं कि मेरा मैंडेट 5 साल का है, मैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। अब सिद्धरमैया ने कर्नाटक के चामराजनगर में एक सभा में संकेत दिया कि उनकी स्थिति अभी बहुत मजबूत है और वो आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई नवंबर क्रांति नहीं हो रही है, नो क्रांति नो भ्रांति, ये उनका बयान है कि कोई नवंबर में क्रांति जैसा नहीं हो रहा कि मैं सब कुछ बदल जाएगा यहाँ कुछ, और ना कोई भ्रांति है। डीके शिव कुमार के भाई जो पूर्व सांसद हैं डीके सुरेश, उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया को अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और उनसे जब पूछा गया कि क्या सिद्धरमैया डीके शिव कुमार से किया वादा निभाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब इस मामले में सिद्धरमैया खेमे के एक व्यक्ति हैं KN राजन्ना, मंत्री भी हैं शायद ये, इन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि AICC के पत्र में कही गई बातों पर अमल करना चाहिए और फिर दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि AICC के पत्र में क्या था? AICC के पत्र में केवल 2 लाइनें थी, CM सिद्धरमैया, डिप्टी CM डीके शिव कुमार। तो उन्होंने कहा यही लिख के आया था, इसी को माने, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि AICC के लेटर में जो लिखा है उसका पालन करें। बस मुख्यमंत्री का नाम और डिप्टी CM का नाम है, इसके अलावा उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन कितने वक्त के लिए अपने पद पर रहेगा। ಈಗ AICC ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರೋ ನೋಡಿದಿರೋ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ AICC ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೋನ್ DCM, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ. ಇದೇನು 30 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು 20 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ AICC ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. इट इज देयर इन द। अच्छा, एक MLA हैं जो दिल्ली आए हुए, MLA इकबाल हुसैन, उनसे मीडिया ने पूछा कि आप क्या बात करेंगे पार्टी हाईकमान से? तो उन्होंने पूछा क्या बात करूंगा, व्हाट विल आई आस्क फॉर गोल्ड? नो, आई विल आस्क फॉर DK। सोना मांगने थोड़ी आया हूं मैं, DK के लिए मांगने आया हूं। समीर जी, अब DK शिव कुमार के विधायकों की समस्या ये है कि वो दिल्ली आए कि मुख्यमंत्री के रूप में फैसला हो, और जिसके पास जाएंगे उसके मन में तो पहले से लग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री अगर मैं बन जाऊं तो। जो अध्यक्ष साहब है खड़गे साहब, वो खुद कर्नाटका से आते हैं, दलित है,
तो वो चाह रहे हो कि 2 की लड़ाई में कम से कम पार्टी ये कहती कि भैया खड़गे साहब आप मुख्यमंत्री बन के चले जाओ तो मैं वहां मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। फिलहाल कर्नाटका में मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत साफ सिद्धारामैया ने कहा कि भाई मैं 16 बजट पेश कर चुका हूं, 17वां बजट भी मैं पेश करने जा रहा हूं कर्नाटका के अंदर। तो ये उनका ये कॉन्फिडेंस बताता है कि उनका जो जातिगत समीकरण है वो उनके साथ है। डीके शिव कुमार जातिगत समीकरण में वहां फिट नहीं बैठते, और अगर आप परिणाम देखेंगे तो 100 भारतीय जनता पार्टी और अगर कांग्रेस में देखेंगे तो 135 कांग्रेस के विधायक और 66 के करीब भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो इतने विधायक भी डीके शिव कुमार इकट्ठा नहीं कर सकते कि वो तोड़कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ले या सरकार गिरा दे। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी है, बड़े नेता है, लेकिन उनको इतना बड़ा समर्थन नहीं है, ज्योतिराज सिंधिया जैसी स्थिति उनकी नहीं है कि सरकार बहुत कम मार्जिन से बनी है और कुछ विधायक तोड़कर 20 से 22 विधायक तोड़कर सरकार गिरा दे। है कि 2.5 साल पूरे हो गए, अभी तक जब बात होती थी तो ये था कि जब होगा वो मौका आएगा तो क्या होगा। तो अब इसीलिए ये दौड़ लगी इनके समर्थकों की दिल्ली की। और डीके शिव कुमार से भी पूछा गया कि भाई आपके लोग वहां गए हैं, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो घर के बाहर ही नहीं जा रहा। लेकिन आप कांग्रेस की हालत देखिए, आप चुनाव में जीत नहीं पाते और जहां गलती से आप चुनाव जीत जाते हो वहां सरकार नहीं चला पाते। बिहार में इतने बुरे हार रहे हो, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में आपकी सरकार है। हिमाचल में क्या स्थिति चल रही है सबका पता है, किससे झगड़ा हो रहा है। कर्नाटका इतना बड़ा राज्य, आपको इतने भारी मैंडेट से मिला हुआ है, वहां आपको बहुत बेहतर काम करना था, तो वहां सत्ता संघर्ष जैसे राजस्थान में था वही सत्ता संघर्ष शुरू किया। भारी मैंडेट तो सर महाराष्ट्र में भी मिला था, लेकिन उसके बाद हारे ना सर। नहीं आप बीजेपी को तो मिलता है, कांग्रेस को जहां भारी क्या हो रहा है वो हार जाती है। वहां जो हो रहा है उसकी भी तो बात करें। आप देखिए महाराष्ट्र की खबर, महायुति के नेताओं के बीच भी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है और तकरार इतनी है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, हमने कल आपको बताया था, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि साहब हमारा आपकी पार्टी हमारे लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ये गठबंधन के लोगों के बीच में ठीक नहीं है। बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं कोई शिकायत करने थोड़े ना गया था, मैं तो उनको बिहार की जीत की बधाई देने गया था। बिहार की जीत की बधाई देने के लिए वो स्पेशली दिल्ली आए, वैसे पटना भी गए थे वो लेकिन दिल्ली में भी अलग से बधाई दी, वो कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चव्हाण के आचरण से नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि शिवसेना पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को वो बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करा रही है। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृहमंत्री से मुलाकात की तो उद्धव ठाकरे ने उन पर तंज कसा, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, दिल्ली जाकर के बच्चे की तरह किसी के शिकायत करने जा रहे हो, बाबा बाबा मुझे मारा, आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई। अगर सही गुरु पहले मिल जाता तो ऐसी हालत नहीं होती। आणि आता हे सगळ्यांना कळते, काल जे गेले होते ना, बाबा मारलं, बाबा तो ओलल्ला अरे ओलल्ला पण तुझी दाढी आली, तू आता बोबडा कशाला बोलतोस। हे एवढे लाचार झालेले आहेत लोक की स्वतःमध्ये हिंमत असणार, हिंमत होते कशी तुम्हाला दुखवण्याची। शिवसेनेमध्ये होता तेव्हा होती कोणाची हिंमत? कोणाची हिंमत नव्हती। पण स्वतःहून त्यांच्या ताटाखालचं मांजर झाल्यानंतर तुम्ही किती पट्टे मारा, मांजर भले वाघाची मावशी असली तरी मांजरी मांजरच असते, ती ताटाखालीच असते, त्या मांजराचा कधी वाघ नाही होऊ शकत। मांजराचा वाघ नाही होऊ शकत, वाघ हा वाघच असतो। कह रहे हैं कि बिल्ली शेर की मौसी हो सकती है, बिल्ली शेर कभी नहीं हो सकती। शेर चिन्ह था ना इनका, तो वैसे तो शेर का चिन्ह भी इन्हीं के पास है। वो क्या और क्या बोल रहे थे मराठी में, दाढ़ी का भी कुछ? हाँ, मराठी में बोल रहे थे कि भाई ये दाढ़ी नोचने की शिकायत कर रहे हो कि बच्चे ने मेरी दाढ़ी नोची, उनकी दाढ़ी एकनाथ शिंदे की। और वो कह रहे थे कि भाई जब तुम शिवसेना में थे तो कभी गए थे क्या अमित शाह के पास या नरेंद्र मोदी के दरबार में? दरबार हमारे घर पर मातोश्री में लगता था। क्या कैसी बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। सोनिया गांधी की दरबार में कितनी बार आकर के अपना सर झुकाए हैं? कभी ऐसा होता था क्या? जब भी उनकी भारतीय जनता पार्टी से ठनी कब से? उनका मानना था कि अमित शाह आकर के बाला मातोश्री आए और वहीं जो कुछ भी निर्णय होगा वहीं होगा, यही तो शर्त शुरू से रख रहे थे। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना, ये तो उनकी वही ठसक हो। कह रहे तुम्हारी पार्टी तोड़ के ले जा रहा है और तुम शिकायत करने जा रहे हो। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी, ये तो कांग्रेस, वो खुद भी उनके साथ भी हो चुका है, उनके साथ भी हो चुका है और वो कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें जो है ना, उद्धव ठाकरे तो भाई मतलब कहावत दो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप है। भाई एकनाथ शिंदे नाराज हैं, दुखी हैं, वो होंगे ही नहीं जब हिस्सा कम होता दिखेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री वो बन चुके, तो एक तरह से पद के लिहाज से, कद के लिहाज से देखें तो बराबर हो गए। शिवसेना वो पूरी की पूरी लगभग उद्ध्वस्त कर गए, पता नहीं चला उनको।
तो मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। तो अब उनको बीच बीच में तंज करना है। और कई बार तो ये भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बैलेंसिंग भी करती रहती है क्या? अभी वो जो बाल ठाकरे की स्मृति वाली समिति में उद्धव जी को अध्यक्ष बना दिया, तो दोनों तरफ ये चलता रहता है। और एक बात और जानना जरूरी है, जब सोनिया जी के पास आए थे उद्धव जी सुपुत्र के साथ, अपने आदित्य ठाकरे के साथ, तो चिट्ठी गई थी, सेकुलर शब्द विशेष करके इस्तेमाल किया गया था उस गठजोड़ में। तो जो बाल ठाकरे वाली पार्टी थी वो तो उसी दिन विसर्जित हो गई थी जब फ्रॉड सेकुलरिज्म पे हस्ताक्षर करके आ गए। तो मुझे लगता है ये वाला तो नहीं चलेगा। हाँ, बाल ठाकरे थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी उस तरह सम्मान देती थी और बीजेपी अपने सहयोगियों को उसी तरह से सम्मान देती है। उद्धव यहां आए तो उनको 10 जनपद के चक्कर लगाने शुरू करने पड़ गए। ठीक, अब आपको एक और खबर बता रहा हूं। ये एक विवाद भी है और एक बहस भी है। ये बहस हमारे देश में पहले भी हुई है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस बार दूसरा माइनॉरिटी है। ये हिंदू माइनॉरिटी वाला मामला है। हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम बच्चों को कितनी जगह मिले और हिंदू बच्चों को कितनी जगह मिले। मामला जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का। अब हिंदू संगठन यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गेट पर जाकर के खूब हंगामा भी हुआ कल कि यहां इस कॉलेज में 90% कश्मीरी मुसलमानों को एडमिशन दे दिया गया। इसको लेकर हिंदू संगठन नाराज है। नाराजगी किस बात की है कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी ट्रस्ट जो बना हुआ है और जो माता वैष्णो देवी दरबार को जो चंदा मिलता है उसी चंदे से ये मेडिकल कॉलेज चलता है। इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं जाता, गवर्नमेंट एड इस कॉलेज को नहीं मिलता। मतलब ये शुद्ध हिंदू आस्थावानों के माता वैष्णो देवी के चरणों में चढ़ाए चंदे की वजह से ये कॉलेज बना और उसी से इसका रखरखाव होता है। अब इस साल जो लिस्ट निकली काउंसलिंग के बाद एडमिशन की, तो उसमें ये पाया गया कि 90% जो एडमिशन थे वो कश्मीरी मुस्लिम बच्चों के हो गए, उनका नाम काउंसलिंग के अंदर आ गया। मैं इसका आपको डेटा देता हूँ। 50 सीटें हैं इसके अंदर और 42 जो हैं वो कश्मीर के थे, कश्मीरी मुस्लिम बच्चे थे। 50 में से 42 बाकी जम्मू के थे। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया। अब यहाँ विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर के प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को लेकर के कुछ नियम है। नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल में दाखिला मिलता है पूरे देश में, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके साथ साथ नियम ये है कि वहाँ डोमिसाइल के तहत 85% रिजर्वेशन है। मतलब 85% सीटें जिनके पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल होगा उन बच्चों को दी जाएंगी। तो अब उसमें कश्मीर रीजन के ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होकर के आए और उसमें जो हिंदू बच्चे भी आए वो ज़्यादातर जो थे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या किसी ने जहाँ कोई और कोटा था SC, अब तो क्योंकि वहाँ पर SC ST कोटा भी हो गया, वो कुछ उस कोटे के तहत दूसरे कॉलेजों में चले गए। इस कॉलेज के अंदर 90% एडमिशन कश्मीरी मुसलमान बच्चों का हो गया। अब ये मामला किसके बीच में है? ये मामला नेशनल मेडिकल काउंसिल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में है। अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप इस फैसले को पलटिए और आप कश्मीर के हिंदू बच्चों को नहीं दे सकते, मत दीजिए, लेकिन देश भर में इसकी जो बच्चे नीट की परीक्षा में पास होते हैं उन हिंदू बच्चों को इसके अंदर दाखिला दीजिए। इसमें सिर्फ 90% मुसलमान बच्चे ही क्यों पढ़े? ये विवाद है उनका कि इसकी काउंसलिंग में देश भर से आए बच्चों में हिंदू बच्चों को छांट करके दाखिला दिया जाना चाहिए। विजय जी, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की मांग। नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अभी है या नहीं है? माइनॉरिटी अभी नहीं है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर तो इस पर मतलब मांग करने में कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आपत्ति वाली बात नहीं है अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसको, क्योंकि संविधान में ही व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर में जाके कश्मीर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी बन सकता है हिंदू कॉलेज। यदि हिंदू लोग वहाँ पर माइनॉरिटी में है तो वहाँ पर उनके पास मौका है, तो नहीं दिया ना इसको। नहीं, ऐसा सब जगह है कि राज्यों में यदि आपके पास माइनॉरिटी स्टेटस है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप कह रहे हैं कि अगर किसी की व्याख्या ही नहीं है संविधान। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, नहीं, माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी स्टेटस में है तो ही ना वहाँ माइनॉरिटी, और वहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो वहाँ पर लागू होंगे यदि उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। जी, मैं करेक्ट कर दीजिएगा, संविधान में कहीं भी किसी भी प्रावधान में, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, संविधान के किसी भी प्रावधान में माइनॉरिटी की व्याख्या ही नहीं की गई है। सिर्फ ये किया गया है कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपने संस्थान खोल सकते हैं। अब इसमें एक कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, दो ही माइनॉरिटी है। कल्चरल माइनॉरिटी जैसी कोई है
और ये रिलीजियस माइनॉरिटी में अभी नहीं इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये यहाँ पर अगर ये- रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पे उसी होंगे। बात को आगे मैंने बढ़ा इसलिए रहा हूं। कहा मैं संविधान एक मिनट, हाँ, बोलिए। नहीं आप बोल और कुछ, क्योंकि वो तो विश्वविद्यालय को जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर यदि वो रिकॉग्नाइज है नहीं तब नहीं है। हाँ, तो ये तो मैं fact तो है ये कि कह रहा हूँ नहीं यदि है तो फिर तो उनकी मांग हो सकती थी ये। अगर नहीं है और वो इसका माइनॉरिटी एक ही इंस्टीट्यूशन उसमें- चाहते उसमें हैं इसका एक उपाय है। नहीं सुनिए, तो उपाय नहीं, उन्होंने जो मांग की थी वो सुनिए। इन्होंने सेंटर से, मतलब केंद्र सरकार से और नेशनल मेडिकल काउंसिल से, इस कॉलेज की अथॉरिटीज ने ये कहा कि आप जो नीट का सेंट्रल पूल तैयार हुआ है, मतलब पूरे देश से जो लिस्ट तैयार हुई है उत्तीर्ण बच्चों की, उस लिस्ट के तहत एडमिशन हमें लेने दीजिए। लेकिन वो तो पूरे लेकिन वो बात नहीं मानी गई उनकी। नहीं, वो तो होगा ही नहीं ना। वो तो और कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इसके बाद भी आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद भी वो स्टेटस को बकाए रखा है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद है। आज एक कॉलेज को लेकर ये बात हो रही होगी, या तो Particular एक institution की बात- एक इंस्टीट्यूशन institution के की लिए बात तो है। नहीं हो सकता। या तो जम्मू कश्मीर के लोग मान जाए कि भाई डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं चाहिए उन्हें। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आपकी बात में हाँ ना? ठीक है, वो टेक्निकली वो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, सवाल यहाँ बल्कि ये वो उससे है, नुकसान उनका होगा। भाई ये कोई ऐसा नहीं है ना कि किसी की कोई चार लोगों ने मिलके या कोई ऐसे ही धनवान आदमी ने एक मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट बना के खोल दिया। ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कॉलेज है। ये सरोज जी, मामला इसीलिए टिप्पणी त्रिपाठी मैं जी, दूंगा। क्या एक लाइन की मांग ये है, हिंदू पैसे से कॉलेज चलता है, 90% मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ने चाहिए इसमें, ये मांग गलत है क्या? देखिए, ये मसला वहां जाता है जहां टेम्पल ट्रस्ट के धन का कहां उपयोग हो, इसकी बात होती है। ये भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है। अब अगर हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है तो कोई भी अचानक आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मंदिर इतने पैसे कमाते हैं, पंडित ले जाता है, पुजारी ले जाता है, क्यों नहीं अस्पताल और स्कूल बनाते हो? बनाया तो फिर क्या हुआ? तो आपने अलग नियम के तहत बच्चों को दाखिला लेने से रोक दिया। और अगर इसमें देश भर की मेरिट पर मुस्लिम बच्चे आते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपने डोमिसाइल लगाकर जो बच्चे मेरिट वाले हैं उनको आउट कर दिया। और जाहिर है तब तो फिर कश्मीर से बच्चे आएंगे तो उसमें वो 90% हो ही बट जाएगा। फिर ये बड़ी सीधी सी ये बात रूल कश्मीर के हर कॉलेज के लिए ना, डोमिसाइल सिर्फ तो लगाना सबके ही लिए पड़ेगा। आप देखिए, जैसे कोई डोमिसाइल बात- तो सबके लिए है ना। मैं वही कह रहा हूं, कोई भी चीज होती है क्या कि जैसे किसी एक बात पे वो ट्रिगर होता है। मुझे लगता है कि ये एडमिशन का मसला ट्रिगर करेगा। आपने 370 हटा दिया, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कितना डोमिसाइल करना है इस पर डिबेट होगी। क्या 15-20% से ज्यादा आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर को आप देश के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और 85% रिजर्वेशन मैं है। इसीलिए वो गलत है, वो खतरनाक है। आप फिर तो घेटोइजेशन वही तो कर रहे हैं। एक इसका एक ही उपाय है जी। कि आप इस इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे, एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे भारत सरकार इसे दर्जा दे दे, और उसके जब वो हो जाता है तो सेंट्रल पूल से लेना इनके लिए आसान होगा। यही एक रास्ता है जो मुझे साफ साफ दिखता है। यदि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर सोच रहे होते तो ये संभवतः ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूं। दूसरी बात, 20,000 से ज्यादा साउथ के टेम्पल्स में तमिलनाडु में ये ऑन रिकॉर्ड है, 5 लाख टन सोना गहने जो है वो आरबीआई के साथ जमा किया है डिमोनेटाइज करने के लिए। ये किसके पैसे थे? समूचे मंदिर के पैसे को हड़प लिया है तमिलनाडु की सरकार ने। और उससे उनको व्यवस्था में कौन होता है? उनसे पंडितों को जो पुजारी होते थे उनको कम से कम सुबह शाम भगवान की आरती होती थी, उसके लिए तक पैसे नहीं होते हैं भाई। और उन पैसे से सबके कल्याण में लगाया जाता है। इसलिए हिंदू टेम्पल, हिंदू ट्रस्ट सब हिंदुओं के पास रहे, ये भी मांग एक जायज है। अब देखिए इससे आगे बहस छिड़ती है क्या। जम्मू कश्मीर से एक और हैरान करने वाली खबर जो है वो मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में एक अखबार के दफ्तर से कारतूस और ग्रेनेड के लीवर बरामद हुए, और कारतूस भी AK-47 के। जम्मू कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि अखबार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तलाशी के दौरान AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां और 3 हैंड ग्रेनेड के लीवर मिले। बताया गया है कि अभी भी तलाशी जारी है और पुलिस के मुताबिक कश्मीर टाइम्स के खिलाफ कथित तौर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने, भारत और केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए FIR दर्ज की गई है। कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख पब्लिकेशंस में से एक है। इसे वेद भसीन ने शुरू किया था। 1954 में ये एक वीकली न्यूज़पेपर के तौर पर निकलता था। 1964 में इसको एक डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया, लेकिन अब इसकी प्रिंट कॉपी नहीं निकलती। बताया जाता है केवल ये ऑनलाइन जो है
खबरें जो है ये प्रकाशित करता है। लेकिन एक अखबार के मीडिया हाउस के परिसर से हैंड ग्रेनेड के लीवर मिल रहे हैं, AK-47 की गोलियां मिल रही ये हैं। कश्मीर टाइम्स वही न्यूज़पेपर है जब आर्टिकल 370 हटी थी तो बहुत जहर जिस अखबार ने उगला था सोशल साइट पर वो यही कश्मीर टाइम्स पेपर है। उसके खिलाफ इसने और कहा भी ये भी जा रहा था कि उस समय कश्मीर टाइम्स ने कोशिश की थी कि अपने आर्टिकल के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो तमाम कश्मीर के बुद्धिजीवियों को उन्होंने आर्टिकल लिखने का स्पेस दिया था और उसके माध्यम से एक ये रिवोल्ट कश्मीर में खड़ा करना चाहते थे जिसमें वो सफल नहीं हो सके। तो उसी समय में समझ में आ रहा था कि इनकी मानसिकता क्या किस तरह की है और जम्मू कश्मीर में बेसिकली कश्मीर में क्या करना चाहते हैं। अखबार लंबे समय से इसके लिए जाना जाता रहा है और अब जब एजेंसियों ने छापा मारा और वहां से कारतूस निकले तो मुझे लग रहा है कि अब कारतूस के अलावा ये भी निकलेगा कि भाई इस तरह की जो वहां के जो युवाओं को जो भड़काने वाला जो आर्टिकल लिखे गए पहले, अगर पहले इनके अखबारों की जब प्रिंट मीडिया निकलता था इनका अखबार और सोशल साइट पर जो इनके लेख लिखे जाते हैं, अगर एजेंसियां उनकी गहराई से जांच करेगी तो समझ में आएगा कि एक बड़ा पैसा इसमें शामिल है कि बड़ा पैसा कश्मीर टाइम्स को देकर देश के खिलाफ लेख लिखवाए गए, युवाओं को भड़काने का काम किया गया। कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है, ये तमाम कश्मीर टाइम्स की साइट पर आर्टिकल लिखे गए। तो मुझे लग रहा है इनकी वास्तविकता चेहरा सामने आ रहा है जब एजेंसीज ने उनके ऑफिस से तमाम ऐसे दस्तावेज जब्त किए और खबर यह भी आ रही है कि कई पाकिस्तान से फंडिंग भी इस अखबार को हुई थी, उनका पैसा भी इनके पास पहुंचा है, उसकी पैसों के माध्यम पर उन्होंने बहुत जमीनें वहां खरीदी है, उसकी भी एजेंसी अब जांच करेगी। है चौंकाने वाली बात ये।